Yes, good evening, all of you. So let us start with the motion in plane. So in this chapter, we already seen about the concept of angular acceleration, right? Angular acceleration and the relationship between the angular acceleration and the angular velocity. Right? We have seen that the rate of change of angular velocity is nothing but the angular acceleration, right? तो ये सब चीजें हमने देखी थी और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे, बराबर, जो कि जिससे हमको ये पता चलता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरह से निकालना होता है, तो वो सब हमने देखा था। चलो ठीक है। सो अभी एक्चुअली जो है ना, ये चैप्टर मतलब ये चैप्टर के अंदर जो भी सब कंसेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं वो हमको एक्चुअली कंटिन्यू करने हैं। 12th स्टैंडर्ड में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स करके, तो उस चैप्टर के अंदर ये सब वापस हमको रिवाइज करना ही है, ठीक है। बिल्कुल जहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है वहाँ पे वो 12th में स्टार्ट होता है, तो वो सीधी बात है। बट अभी फिलहाल जो एंगुलर एक्सेलरेशन का और जो एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है वो हम थोड़े समय के लिए यहाँ पे ही रुकाते हैं, क्योंकि वैसे भी आपके 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं है। So we will study it in the 12th standard when we will start the chapter rotational dynamics. But अभी फिलहाल तो आगे का जो concept है तो वो हम start करेंगे अभी यहाँ पे, जिस which is the nothing but the centripetal acceleration. अब देखो जैसा कि हमारे सेक्शन का नाम ही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बराबर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सी हियर नाउ, जस्ट बोर्ड पे जाएंगे 2 मिनट में। यस, I will like to ask a question to all of you that यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कि in case of a uniform circular motion the particle move with constant speed, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, बराबर है। तो अगर सपोज कोई पार्टिकल जो है वो अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरह से, सपोज particle will move with the constant speed along the circumference of this circle, and that is called as the circular motion. Okay, we can show the direction of its velocity at every point in this way. तो यहाँ पे जो उसका velocity होगा वो कुछ इस प्रकार इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो उसका velocity है वो हम दिखा सकते हैं इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो velocity उसका है it can be shown in this direction like this. So we can see that the velocity at every point will be along the tangent to the circular path like this. Okay, चलो ठीक है। ये तो हमने वैसे भी पहले भी देखा था, कल भी हमने या इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने ये पढ़ा था कि velocity of the particle in circular motion is always directed along the tangent to the circular path, no doubt. क्वेश्चन ये है कि अब देखो ये पहले भी ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पूछा था, अगर आपको याद है तो हम समझ सकते हैं आराम से कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस। सबसे पहली बात ये पूछना चाहूंगा कि क्या इस पार्टिकल का मोशन बिना एक्सेलरेशन का है, क्या वेलोसिटी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑलरेडी मैं जानता हूँ पहले भी हमने ये जब क्वेश्चन पूछा था तो सभी ने यही आंसर दिया था कि वेलोसिटी एक्चुअली हैज चेंज्ड, बराबर, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज तो हुआ है, नो डाउट। ओके, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन जो वेलोसिटी का है वो तो चेंज हो रहा है, बराबर, भले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, नो डाउट, लेकिन डायरेक्शन एक्चुअली चेंज हुआ है ऑलरेडी, और उसकी वजह से हमको बोलना पड़ेगा कि वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड, नो डाउट। तो यहाँ का जो वेलोसिटी है तो उसको अगर हम बोल देते हैं v बार, सपोज v1 बार, सपोज,
यहाँ का जो वेलोसिटी है तो उसको हम बोल सकते हैं v2 बार, यहाँ पे जो वेलोसिटी उसका बनता है उसको हम बोल सकते हैं v3 बार, एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू v4 बार एंड v5 बार एंड सो ऑन इन दिस वे। तो ये सारे जो वेलोसिटीज है तो इनको हम इक्वल नहीं बोल सकते हैं। दिस v1 बार इज नॉट इक्वल टू v2 बार, which is again not equal to v3 bar, which is not again equal to v4 bar। कोई भी किसके साथ इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर्स है, और वेक्टर्स होने की वजह से भले उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है बिल्कुल, लेकिन डायरेक्शंस जो है तो डायरेक्शंस अनइक्वल होने के कारण, बिल्कुल डिफरेंट होने के कारण हमको यही बोलना पड़ेगा कि इनके वेलोसिटीज डिफरेंट है। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से दैट द वेलोसिटी इज चेंजिंग, करेक्ट है, कंटिन्यूसली। तो हर एक पॉइंट पे ये वेलोसिटी जो है उसका चेंज हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं जरूर। यस, कंटिन्यूसली ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, करेक्ट है। तो अभी ये सवाल पैदा होता है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे अलग है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और ही है, थोड़ा आगे निकल जाओ तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ही बदल जाएगा, थोड़ा और आगे निकल जाओ तो वेलोसिटी का डायरेक्शन फिर से बदल जाएगा। किसी भी दो पॉइंट्स पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो सेम कभी नहीं हो सकता है, कितने भी नजदीक वो पॉइंट्स हो, डजंट मैटर, बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन नेवर बी सेम फॉर एनी टू पॉइंट्स इन द मोशन। Remember, that's why we can see clearly that the velocity is continuously changing. That is the basic difference between the uniform motion and uniform circular motion. देखो ठीक से, हमने लास्ट टाइम मतलब मोशन इन प्लेन के अंदर सबसे स्टार्टिंग में तीन टाइप के मोशन डिफाइन किए थे, याद होगा आपको। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरी तरफ हमने इसको बोला था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी अंदर हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऐसे बोला था। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने बोला था कि whenever the particle goes on moving in a straight line in a with a constant velocity, तो whenever the particle performs constant velocity, अगर constant velocity के साथ अगर वो particle आगे बढ़ता जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं its motion is uniform। okay, but uniform circular motion, देखो ठीक से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ तो मूव हो रहा है, नो डाउट स्पीड इज कांस्टेंट, बिल्कुल, बट स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट, बिकॉज वी कैन से वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट है। वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण हम देख सकते हैं कि उसका डायरेक्शन भी अगर बदल गया तो भी हमको बोलना पड़ेगा वेलोसिटी बदल गया। और इसीलिए वेलोसिटी जो है उसको हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड को बोल सकते हैं कांस्टेंट, नो डाउट, बट velocity cannot be said to be the constant, remember, and that's why we have to say that velocity goes on changing continuously at every point in direction at least. So in that case, then the question arises, if the velocity is changing, then that means the motion of this particle in circular motion is nothing but an accelerated motion, correct है। तो इसको हमको accelerated motion बोलना पड़ेगा, क्योंकि velocity change हो रहा है continuously, right? Yes, we have to say the uniform circular motion is an accelerated motion, okay। there is an acceleration in uniform circular motion also, and that is actually called as the centripetal acceleration, remember। what is centripetal acceleration? See here, centripetal acceleration मतलब यहाँ पे जब भी कोई बॉडी जो है वो टर्न होता है, तो इस टर्न करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या तो ब्रेक से। जैसा कि स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक्सेलरेशन जो है ना, वो तो एक्सेलरेशन एक्चुअली तीन टाइप के हुआ करते हैं, बराबर। एक्सेलरेशन तीन टाइप के हुआ करते हैं। एक होता है स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप तो उसके बारे में तुम जानते ही ऑलरेडी। स्पीडिंग अप मतलब क्या होता है, if the speed of the particle goes on increasing like this, if we draw the graph between velocity and time, then the speed will found to be increased, no doubt। दूसरा होता है slowing down, देखो ठीक से, slowing down,
मतलब ही अगर कोई बॉडी है या कोई व्हीकल है सपोज, और उसका जो स्पीड है वो बहुत हाई स्पीड से मूव हो रहा था, लेकिन जैसे हमने उसको ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करना ये क्या हो गया, एक तरह से रिटार्डेशन हो गया, और वो भी एक तरह से एक्सेलरेशन ही है, बट इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड दैट्स व्हाई इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, इट विल बी ऑब्जर्व टू बी डिक्लाइन लाइक दिस। तो उतरता हुआ डिक्लाइन वाला ग्राफ हमको मिल जाएगा इस तरह से, नो डाउट। बट तीसरे टाइप का एक्सेलरेशन होता है, वो किसको पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन? इट्स टर्निंग। रिमेंबर, टर्निंग is again an acceleration only. Remember, देखो, speeding up, slowing down and turning, these are the three major types of acceleration. Remember, so speeding up के बारे में तो हम जानते हैं कि acceleration is actually positive, बराबर है। slowing down के बारे में भी हम जानते हैं कि acceleration is actually negative, बराबर। okay, but when turning, when the body is turned through some angle, कंटिन्यूसली अगर कोई बॉडी टर्न किया जाता है, तो उस केस में उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है। ये देखो, स्पीड का और टाइम का अगर ग्राफ हमने ड्रॉ किया, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट लाइक दिस, नो। लेकिन वो टर्न हो रहा है, तो टर्न होने का मतलब क्या है? its direction is continuously changing, that means it is continuously performing the uniform circular motion here, and whenever the particle performs a uniform circular motion, its velocity goes on turning, its direction of velocity goes on changing continuously, and in that case, this type of this particular acceleration in case of turning body is actually called as the centripetal acceleration. ये देखो ठीक से, ये centripetal acceleration जो है, it is always related with the uniform circular motion actually. तो uniform circular motion के अंदर जो acceleration बनता है, उसको हम बोलते हैं centripetal acceleration actually. तो ये बात याद रखो अच्छी तरह से। So this is the concept of centripetal acceleration. देखो, उसको हम अलग एक तरीके से भी समझ सकते हैं, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने का। देखो ठीक से, if we have a particle which is performing the circular motion in this way, अगर एक पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करता, तो वो सीधा इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जाता था, बिल्कुल। लेकिन अभी अब जब टर्न हुआ है, तो टर्न करने के लिए जरूर एक फोर्स लगेगा कि नहीं? जब भी हम कोई बॉडी को टर्न करते हैं, समझो एक व्हीकल है, सपोज एक व्हीकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ये रोड सरफेस के ऊपर, नो डाउट। तो जैसे ये व्हीकल जाता है, और अगर सपोज हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो इट विल कंटिन्यू टू गो इन द स्ट्रेट लाइन ओनली। But in order to turn this vehicle, we will have to apply the force. That means we will have to rotate the steering wheels. जैसे हम steering wheels rotate करते हैं, तो उसके ऊपर एक force लगता है जो इस direction में उसके ऊपर काम करता है, और इस force के कारण ही वो धीरे धीरे फिर थोड़े समय के बाद ऐसे बन जाता है, and it continues to go in this direction. Again, when we apply the force in this direction here, then it continues to move in this direction and just goes on turning more and more, and becomes goes on turning in this way. So perform circular motion. तो ये circular motion जो perform किया जाता है, उसके लिए responsible क्या होता है? Force होता है. There is a force which is directed at right angles to the direction of velocity at every point. See here, ये velocity इस तरफ ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे force कौन सी direction में लग रहा है? ये देखो इस direction में, जो कि horizontal direction में लग रहा है. So whenever this force acts on the body goes on turning more and more and performs uniform circular motion. So this force produces some acceleration, क्योंकि force जहाँ पे force है वहाँ पे acceleration जरूर है ही है, और इसलिए जैसे ये force काम करता है, तो ये force क्या करता है? इस body को turn करता है, and this force also produces the acceleration which is given by the formula acceleration is equal to force upon mass. ये simple सा formula हमारे पास है acceleration के लिए, जो कि force upon mass करके हम निकाल सकते हैं आराम से। So this acceleration which is produced by this force which is acting at right angles to the velocity is actually called as the centripetal acceleration. We can give another example of to understand this centripetal acceleration. See here, एक दूसरा example हम देख सकते हैं. If suppose we have a string and suppose there is a stone tied to this string here, and suppose it is revolved in the horizontal circles like this. तो अगर कोई stone हमने string के साथ बांध के अगर उस स्ट्रिंग को या स्टोन को अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर घुमा दिया,
तो हम देख सकते हैं कि जब वो स्टोन यहाँ पे होता है तो हम थोड़ा सा स्लाइटली उसको इस डायरेक्शन में खींचते हैं, देखा तुमने कभी? जब यहाँ पे वो आता है तो इस डायरेक्शन में हम उसको खींचते हैं, यहाँ पे जब आता है तो इस डायरेक्शन में हम उसको खींचते हैं। तो वी गो ऑन पुलिंग इट टुवर्ड्स सेंटर at every point, and that's why we can see continuously we are pulling this body in the inward direction, and this force which acts on this body, which acts towards the center, is actually called as centripetal force. Very good. Centripetal force. This is actually the centripetal force, you can say. What is centripetal force actually? The force which acts on a body which is responsible for the circular motion of the body, which is acting along the radius and towards the center. It's called as the centripetal force, basically. So this is the concept of centripetal force, and the acceleration produced by centripetal force is actually called as centripetal acceleration. तो देखो centripetal acceleration के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? Centripetal force divided by mass. That's it. So this is going to be actually the formula for finding the centripetal acceleration. Remember. So what is centripetal acceleration? The acceleration which is acting on the particle performing uniform circular motion, which is directed along the radius towards the center, is called as the centripetal acceleration. Okay, तो ये centripetal acceleration का concept है. तो अभी हमको इस centripetal acceleration का equation derive करना है. Let us try to derive the formula for centripetal force, centripetal acceleration. Okay, so let us consider the setup for it. तो देखो ठीक से, सबसे पहले हमको एक पार्टिकल इमेजिन करना है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है along the circumference of a circle with center O and radius R. Okay, तो R रेडियस वाले पार्टिकल के ऊपर हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हुआ एज्यूम करेंगे. सपोज दैट द पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी v एट दिस पॉइंट हियर. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल ऊपर के डायरेक्शन में होगा. तो इस वेलोसिटी को हम कुछ नाम दे देंगे चाहिए तो. देखो ठीक से, लेट अस गिव द नेम v बार टू दिस वेलोसिटी. ओके, तो ये बन गया वेलोसिटी v बार. यस, एंड द पॉइंट हियर इज नेम्ड एज a. ओके, इस पॉइंट को हम a नाम देके रखेंगे. चलो ठीक है, और यहाँ पे रेडियस भी हम ड्रॉ करेंगे चाहिए तो. देखो ठीक से, the radius of the particle at this point A is drawn like this. Okay, and the velocity at point A is going to be perpendicular to this radius. Okay, and suppose that the particle moves from this point to another point B in a very small time t. Suppose, तो यहाँ पे इस A पॉइंट से ये पार्टिकल जो है वो B पॉइंट पे मूव करता है. सपोज, ठीक है, तो ये देखो, ये सपोज पॉइंट B है जिसके ऊपर वो मूव करता है in a very short time. Okay, and suppose that it makes an angle, very small angle, delta theta during that period. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वो मूव करने के टाइम तक वो डेल्टा थीटा, इतना एंगल, बहुत छोटा एंगल है वो, उतना एंगल वो कवर करता है. सपोज, ठीक है, और पॉइंट बी पे जो उसका वेलोसिटी है तो वो भी हम दिखा सकते हैं यहाँ पे. सपोज इट इज इन दिस डायरेक्शन हियर. सी इट हियर, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो ये हो गया हमारा v, या उसको v1 बार और v2 बार ऐसा भी हम बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. देखो, इसको हम बोल देंगे चाहिए तो v1 बार चलेगा. ये देखो, दिस इज v1 बार, and the velocity at this point here will be denoted by v2 bar. Okay, and this point is A, this point can be supposed to be P. Okay, this point is B, this point can be supposed to be Q. Yes, and now we will consider this vector. अब देखो, जबकि हमको यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है. देखो ठीक से, यहाँ पे हमको निकालना क्या है अल्टीमेटली, वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन हमको निकालना है. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वी हैव द फॉर्मूला फॉर दैट, इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. करेक्ट है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. तो उसके लिए हमको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी, let us complete a triangle, because change in velocity is going to be a vector.
It's not a simple magnitude, but it's going to be a vector. So what we will do here is we will just draw a vector which is parallel and equal to AP bar. देखो ठीक से यहाँ पे AP बार का इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, करेक्ट है? यस, तो ये हो गया हमारा वेक्टर जो कि AP बार को ही उठा के यहाँ पे रखा है, ऐसा मान सकते हैं बिल्कुल। और अभी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, चाहिए तो R सपोज, ठीक है? दिस इज R एंड दिस इज ऑल्सो, इफ दिस इज V1 बार, ये जो AP बार है वो अगर V1 बार है तो इसको भी हम V1 बार बोल सकते हैं बिल्कुल। तो दिस इज गोइंग टू बी V1 बार, ओके? बट डोंट फॉरगेट दैट दिस इज V2 बार, ओके? ये जो BQ बार है तो वो V2 बार है एक्चुअली, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे चाहिए तो, yes, this is going to be V2 bar, okay? And now in order to find out the change in the velocity, what will we do is we will just draw a third side of this triangle from R to Q. देखो इधर यहाँ पे R से लेके Q तक एक तीसरा साइड हम ड्रॉ करेंगे इस ट्रायंगल का, ठीक है? तो अभी ये जैसे हमने यहाँ पे RQ को ड्रॉ किया, तो उसके बाद इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या बोल सकते हैं? देखो, what can we say in this triangle? In the triangle BRQ, कौन किसका सम है, क्या बोलेंगे? देखो, we can see clearly that the vector BR bar plus RQ bar gives us BQ bar, करेक्ट है? बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि देखो BR बार का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और RQ बार का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये वेक्टर इन दोनों को अगर हम ट्रायंगल लॉ से अगर ऐड करेंगे तो ये वेक्टर हमको मिल जाएगा आराम से, बिल्कुल। So we can say that this BR bar, using the triangle law, we can say that BR bar plus RQ bar is actually going to be equal to BQ bar, okay? So that we can say BR bar, but BR bar मतलब क्या है यहाँ पे? ये देखो V1 है वो, V1, right? So we can replace it by that, it is V1 bar, okay? Plus RQ bar, which is actually going to be equal to BQ bar. What is BQ bar here? It is V2 bar, right? That is final velocity. So we can say this is going to be V2 bar, right? Okay, so RQ bar happens to be actually equal to V2 bar minus V1 bar. And hence we can say that RQ bar itself represents the change in velocity vector. That means delta V bar. बोल सकते हैं ऐसा, और डेल्टा ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखो डेल्टा V bar मिल गया, चेंज इन वेलोसिटी, ओके? Change in velocity is represented by this RQ bar, no doubt. चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। सपोज ये एंगल जो है वो अगर सपोज मान लेते हैं डेल्टा थीटा है, ओके? दिस एंगल इज गोइंग टू बी डेल्टा थीटा. So it requires a 10 standard geometry to prove that this angle is also going to be delta theta, correct है? ये एंगल भी डेल्टा थीटा होगा जरूर, because it is the angle between two tangents. ये देखो, ये BQ बार मतलब क्या है? ये BQ बार माना क्या है? टेंजेंट एट B है, बराबर? और RQ बार BR बार माना क्या है? BR बार मतलब ही AP बार है जो कि टेंजेंट एट A है, करेक्ट है? तो अभी इन दो टेंजेंट्स के बीच में का एंगल देखो ठीक से, B का रेडियस कौन सा है? ये देखो OB है, OB is going to be the radius of B, and what is the radius at A? It is OA here, right? So ये हमने 10th स्टैंडर्ड में कहीं तो भी पढ़ा रहेगा कि एंगल बिटवीन रेडियई ऑफ टू सर्कल ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स, करेक्ट है? तो देखो इन रेडियस के बीच में का जो एंगल है वही इन टेंजेंट्स के बीच में भी रहेगा जरूर। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन टू रेडियई। ये बात, एक छोटा थ्योरम जो है वो हमको ये बताएगा कि ये अगर इस एंगल को हम डेल्टा थीटा मान लेते हैं तो इस एंगल को भी हम डेल्टा थीटा बोल सकते हैं जरूर। चलो ठीक है, वंस वी गेट दिस एज अ डेल्टा थीटा, वी कैन नाउ यूज द डेफिनेशन ऑफ एंगल in the triangle BRQ. You can see again in the triangle
BRQ. What is the definition of angle? Do you know? We know that angle is equal to arc upon radius. ये हमने ऑलरेडी देखा था स्टार्टिंग में. तो अगर हम ये देखेंगे कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इसको यूज करके हमको क्या मिलेगा? दिस एंगल हियर इज गोइंग टू बी डेल्टा थीटा, which must be equal to arc upon radius. What is the arc here? ये देखो arc मतलब क्या है यहाँ पे? ये जो है RQ ही तो arc है यहाँ पे, तो इसको हम लिख देंगे RQ, चलेगा. And what is the radius here? If we draw a circle with B as a center and BR as a radius, तो हमको इस टाइप का एक ऐसा सर्कल मिलेगा. देखो, और इस सर्कल का ये RQ बहुत छोटा पार्ट होगा जो कि उसका आर्क कहलाएगा. समझा ठीक से? ये RQ यहाँ पे आर्क बनने जा रहा है, तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? ये रेडियस होगा कि नहीं, जो कि V1 के बराबर है यहाँ पे, या V2 को भी हम बोल सकते हैं रेडियस उसका. तो इसलिए यहाँ पे रेडियस जो है तो यहाँ पे बन रहा है BR. ओके, BR. यस. And then we can just replace these values. As we know that this RQ from this equation number 1, what can we expect is RQ is going to be equal to delta V. Yes, so we can just replace it by delta V here. And BR, what is BR here? देखो ठीक से यहाँ पे BR is going to be V1 और V2 का मैग्नीट्यूड. क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमको पता है ऑलरेडी कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा है. उसकी वजह से यहाँ पे V1 बार और V2 बार, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स भले इक्वल है, डायरेक्शंस भले अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड्स तो सेम है कि नहीं? मैग्नीट्यूड्स तो सेम है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर होने की मोशन होने की वजह से speed of the particle at point A here is going to be same as the speed of the particle at point B here. That means the speed of the particle मतलब ही क्या? स्पीड मतलब ही, देखो ठीक से, स्पीड का मतलब ही होगा यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. ये देखो V1 बार का जो मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस V2 बार के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे. मतलब लेंथ ऑफ दिस वेक्टर AP बार is going to be same as the length of this vector BQ bar, and since their lengths are same, we can say that the magnitudes of the velocity is going to be the same. So therefore we can say that mod of V1 bar is going to be equal to the mod of V2 bar. अभी जब mod of V1 bar और mod of V2 bar दोनों है ही इक्वल, तो उन दोनों को हमको V1 V2 बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको हम डायरेक्ट V बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो जहां तक मैग्नीट्यूड का सवाल है, तो उस तब तक हम वहां पे V बोल सकते हैं. Magnitude of the velocity can be supposed to be V, but when we talk about the velocity itself, the velocity includes magnitude as well as direction. So in that case we'll have to call them V1 bar and V2 bar separately. तो जहां तक velocity का सवाल है, V1 बार V2 बार अलग है, बट जहां तक मैग्नीट्यूड का सवाल है, मतलब सिर्फ स्पीड हमको चाहिए, तो स्पीड के केस में V1 बार और V2 बार इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो उसको फिर हमको सिर्फ V बोलने से काम चल जाएगा. इसलिए यहाँ पे BR के बदले क्या डालना है हमको? ये देखो BR के ऊपर कोई बार है क्या यहाँ पे? नहीं. तो इसलिए यहाँ पे BR के बदले सब सिर्फ हमको उसका मैग्नीट्यूड रिप्लेस करना होगा, जो कि सिंपली V है, जिससे ही हमको ये इक्वेशन मिलता है. देखो ये V को अगर हम उस तरफ अगर भेज देंगे तो क्या होगा बताओ? V को उस तरफ भेज दो तो डेल्टा V का वैल्यू हमको मिलेगा, डेल्टा V is going to be equal to V into delta theta. करेक्ट है? This is actually the formula for delta V, that is the change in velocity. And now finally we have to find out the acceleration. Correct है? So we want to find out the expression for acceleration, which is nothing but change in time. अरे change in time कहाँ से आया? Change in velocity upon time. Okay, so acceleration is nothing but the change in velocity upon time. So we can say this acceleration A bar will actually be equal to limit as delta t tends to 0, as we have seen last time, of this delta V upon delta t is going to be the acceleration. Correct है? In magnitude as well as in direction. But if we consider the magnitude only, in magnitudes only, तो मैग्नीट्यूड में अगर हमको देखना है तो यहाँ पे बार बार इधर भी नहीं आएगा. You can just remove this bar and simply get this as A is equal to limit as delta t tends to 0 of delta V upon delta t. Correct है? Yes.
So this will be the formula for acceleration, no doubt. But here acceleration निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो ठीक से यहाँ पे, yes, as this limit delta t tends to 0 of delta v. अब ये delta v का वैल्यू हमको यहाँ पे पता है ऑलरेडी, how much it is? It is going to be v into delta theta, right? So we can just replace it by that and take it as v into delta theta upon delta t, correct है? And now if we take this v constant out, यहाँ पे v constant है वैसे भी, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं. So if we take it out, then what we are left inside is limit as delta t tends to 0 of delta theta upon delta t, correct है? And as we already know that delta theta upon delta t का जो limit होता है, as delta t tends to 0, क्या होता है? Omega होता है. That is the angular velocity we know. So therefore we get this as a is equal to v into omega. So this is actually going to be the formula for centripetal acceleration in case of circular motion, uniform circular motion. Yes, if you have any doubt in this, then just raise your hand or just copy this down fast. Okay, any doubt? देखो क्या क्या किया हमने स्टार्टिंग से, चेक करो एक बार ठीक से. We have seen in the start a particle to be performing a uniform circular motion along the circumference of this circle of radius r. Okay, r is the radius of the circle and o is going to be the center of the circle. Suppose that the particle starts from the point A here, and suppose velocity, yes, suppose that its velocity at the point A here is denoted by v1 bar, which is represented by a vector which is directed from A to P here. Okay, उसको हम AP bar भी बोल सकते हैं. Yes, this is the vector which gives us the velocity of the particle at point A here. Yes, and then we can say that the velocity of the particle at point B. Suppose in small time delta t, the particle moves from this point A to the point B here. Okay, छोटे टाइम इंटरवल के अंदर डेल्टा टी इतने टाइम इंटरवल के अंदर ये पार्टिकल जो है वो A से B तक चला जाता है, राइट? और उसके बाद यहाँ पे B के ऊपर उसका जो वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगा. देखो BQ बार से उसको हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे. यस, सो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय BQ बार, ओके, एट पॉइंट B हियर. चलो ठीक है. अभी जैसे ये पार्टिकल A से B तक जाता है तो उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हुआ है जरूर. तो वेलोसिटी एट पॉइंट A हियर इज रिप्रेजेंटेड बाय AP bar and the velocity at point B here is represented by BQ bar, right? So we have to find out the change in velocity. That's why we have to draw a vector which is equal and parallel to AP bar at B here. So we can call it as BR bar. Okay, so this BR bar is going to be the vector which is equal and parallel to AP bar, and that's why we have called it as V1 bar. इसको भी हम V1 bar बोल सकते हैं क्योंकि ये already V1 bar है, बराबर. तो अभी यहाँ पे ये V1 बार, ये V2 बार और ये RQ बार भी हमने ज्वाइन कर दिया. देखो R और Q को भी हमने ज्वाइन कर दिया. जैसे RQ को ज्वाइन कर दिया तो एक ट्रायंगल बन गया है. देखो BRQ, ये एक ट्रायंगल बन गया. अभी इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या किया, हमारा वेक्टर का ट्रायंगल लॉ यूज किया. ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? It tells us simply that the vectors, if the two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in this order, then their resultant can be represented by the third side of the triangle. ठीक है. सो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो BR बार ये पहला वेक्टर प्लस RQ बार ये दूसरा वेक्टर gives us BQ बार as a resultant vector. ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये BQ बार BR बार प्लस RQ बार इसको BQ बार लिख दिया. ठीक है. उसके बाद फिर हमने क्या किया, देखो यस, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे V1 बार, ये BR बार को हमने क्या डाल दिया, V1 बार रख दिया.
करेक्ट है, क्यों? क्योंकि बी आर बार ही तो वी वन बार है। देखो बी आर बार माना ही ए पी बार का पैरेलल, और ए पी बार मतलब ही क्या? velocity at point A here, which is V1 bar here, and that's why we have replaced it by V1 bar. And BQ bar को क्या किया? ये देखो BQ bar किधर है? ये देखो ये BQ bar है, इसको हमने V2 bar बोल दिया because it is the velocity at point B here, and that's why it's denoted by V2 bar. And then we have just taken this V1 bar in that side so as to become it as minus V1 bar. तो इस तरह से हमको ये RQ bar का जो वैल्यू है वो मिला V2 bar minus V1 bar, and here V2 bar minus V1 bar मतलब ही क्या? Final velocity minus initial velocity, which stands for change in velocity, and change in velocity we know that it is always represented by delta V bar, correct है? And that's why this RQ bar is nothing but delta V bar. ये हमको उसमें से पता चल गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये देखा ये इसी ट्रायंगल के अंदर बी आर क्यू, इस ट्रायंगल के अंदर हमने एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, जिससे हमको मिलता है, देखो ठीक से, सो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला यूज करने से हमको पता चल रहा है कि यस आर्क कैन बी कंसिडर्ड टू बी दिस आर क्यू हियर, ये जो सामने वाला साइड है यहाँ पे आर क्यू, इसको हम आर्क कंसिडर कर सकते हैं ऐसे सर्कल का जिसका सेंटर बी है और रेडियस जो है वो बी आर या बी क्यू के बराबर है, तो ये ऐसा सर्कल बनेगा वो ऐसा, देखो। सो इस सर्कल का सेंटर है ये बी और उसका रेडियस है बी क्यू या बी आर, ऐसे सर्कल का आर्क अपॉन रेडियस हमने यूज किया, दैट इज द एंगल, क्योंकि ये एंगल भी तो डेल्टा थीटा है कि नहीं, इसलिए तो इसलिए हमने ये एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला यूज करने से हमको मिला डेल्टा थीटा इज इक्वल टू दिस अपोजिट साइड दैट इज आर क्यू अपॉन रेडियस, मतलब ये V1 बार और V2 बार का मैग्नीट्यूड, जिसको हमने V बार भी बोल दिया है, तो इसलिए यहाँ पे आर क्यू के बदले क्या आ गया? डेल्टा V आ गया, जो कि हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है, और बी आर बार के बदले क्या आ गया? V आ गया, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है, यस। एंड देन वी हैव जस्ट ट्रांसफर्ड दिस V बार इन दैट साइड, V को हमने उस तरफ ट्रांसफर किया, तो जिससे हमको ये मिल गया डेल्टा V इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा थीटा, एंड देन वी विल अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है वो अगर हमने अप्लाई किया अभी यहाँ पे, तो उसमें से हमको मिलता है a बार इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, करेक्ट है। बट इफ यू कंसिडर द मैग्नीट्यूड ओनली, देन दिस a will actually equal to limit of delta v by delta t as delta t tends to 0, ओके ये डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये ऐसा ही इसका लिमिट हमको निकालना पड़ेगा, एंड देन वी कैन जस्ट गेट दिस लिमिट सॉल्व if we replace this delta v by the value of this delta v, that is v into delta theta. So if we replace it here, then we get this v into delta theta upon delta t as it is, so that we can take this delta v common, v is a constant and hence it can be taken out, and बाकी जो बचता है यहाँ पे वो बनता है limit as delta t tends to 0 of delta theta upon delta t, which is nothing but omega, correct है। So we get this as v into omega as a final expression for acceleration. This is the expression for acceleration by vector method. There is another method which is called as the calculus method, by which we can prove the same equation which is there in your textbook, but you have to remember this method also, it's of some importance. यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है मेथड, याद रखो ठीक से। और इससे भी आगे जाके ये हम डिस्कस कर सकते हैं व्हाट हैपेंस टू द डायरेक्शन, हाउ कैन वी गेट द डायरेक्शन ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है कि नहीं हमारे पास, a बार इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा v बार अपॉन डेल्टा t, करेक्ट है। तो जो डेल्टा v बार का डायरेक्शन होगा वही a बार का भी डायरेक्शन होगा, मतलब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो डेल्टा v के डायरेक्शन के पैरेलल होगा, और डेल्टा v मतलब ही क्या है? आर क्यू बार है, देखो इधर, इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक्चुअली आर क्यू बार को पैरेलल होगा, बट व्हेन दिस डेल्टा थीटा will go on shrinking to 0 and it will become more and more small, what happens is this RQ bar becomes more and more parallel to this AO bar, and that's why we can say that this acceleration is directed along the radius towards the center.
at point A here. So even at point B, we can prove that it will be along the radius and towards the center at every point. So the direction of this centripetal acceleration is always directed along the radius and towards the center. Okay. This is the direction of this centripetal acceleration. Remember, and this is the formula. Okay, ये फॉर्मूला जो है वो हम और दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो A इज इक्वल टू V इंटू ओमेगा हमारे पास है बिल्कुल। तो ऑलरेडी हमने V इक्वल टू आर ओमेगा प्रूव करके रखा है, याद है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर ये बात हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो इस V को हम आर ओमेगा से रिप्लेस कर सकेंगे। तो V के बदले अगर हम डाल देंगे उसका वैल्यू आर ओमेगा, और बाहर ऑलरेडी ओमेगा है, तो A का एक फॉर्मूला हमको मिल जाता है आर ओमेगा स्क्वायर। देखो ठीक से, this is the first formula for centripetal acceleration, and at the same time we can also get another formula for centripetal acceleration just by putting omega just by putting omega as v by r, क्योंकि अगर v इक्वल टू आर ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं कि नहीं। तो इस ओमेगा को अगर हम रिप्लेस करते हैं v बाय r से, तो हम देखो क्या मिलेगा हमको, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। देखो v को वैसे ही रखो, तो v as kept as it is, and omega is replaced by v by r, and hence we get it as acceleration A is equal to v square by r. This is again another formula for finding the acceleration, centripetal acceleration. तो देखो तीन फॉर्मूले हमको मिल गए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के। ये एक है, ये v ओमेगा एक है, दूसरा है r ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर अपॉन r. Remember all these three formulae for centripetal acceleration. Okay. Yes, so this is the expression for centripetal acceleration. Okay, take the screenshot fast. Yes. Okay, so let us stop here, and we have seen the expression for centripetal acceleration today. Tomorrow, मतलब next lecture में हम इसी centripetal acceleration का और एक दूसरा मेथड से उसका प्रूफ देखेंगे। सेम ही रिजल्ट हमको मिलेगा दूसरे मेथड से, ठीक है। So that will we do in the next lecture. So just revise all these concepts, and if you have any doubt, you can ask now. Otherwise, lecture is finished. Yeah. Okay. So thank you all of you.